हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों बायोलॉजी को बिना रटाए एक एक चीजें एकदम बेहतर तरीके से सिखाने आया हूं और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखते देखते ही 2 और 3 मार्क्स वाले जितने प्रश्न हैं वो सारे के सारे एकदम अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। और एक बात जरूर कहूंगा, अगर दोस्तों चाहते हो कि बायोलॉजी में बिना रटाए लगातार वीडियो लाता रहूं तो कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन होता है, उस हाइप को इतना ज्यादा दबा दो, इतना ज्यादा दबाओ हाइप को कि ये वीडियो ट्रेंड करने लगे दोस्तों। फिर दिखाता हूं बायोलॉजी का कमाल। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों पहले ही बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन लाया हूं ये अनसॉल्व के क्वेश्चन है, यानी 2023, 2024 और 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, मेंडल का पृथक्करण नियम बताइए क्या होता है। मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए क्या होता है। तो ये सब चीजें हम यहां पे जो भाषणबाजी लिखा है पहले नहीं समझेंगे। यहां पे जो भाषणबाजी लिखा है मैं इसे पढ़ नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जैसे एग्जांपल के तौर पे एलील है, तो कैसे समझोगे एलील का मतलब क्या होता है। कई जगह पे निषेचन जैसे शब्द है, पृथक्करण जैसे शब्द हैं, तो इनका मतलब क्या होता है समझना तो पड़ेगा ना दोस्त। उसके लिए आओ थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। यहां पे जैसे यहां पे देखो अनुवांशिकी चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। अनुवांशिकी चैप्टर में अगर देखा जाए तो अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, अनुवांशिकी को 2 हिस्से में बांट सकते हो। एक होता है वंशागति, एक होता है विविधता। ठीक है, पहली बात जान लो कि जेनेटिक्स का सबसे पहले जो शब्द दिया था वो बेटसन नाम का वैज्ञानिक था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और वंशागति और विविधता का मतलब क्या होता है ध्यान से समझो। जैसे मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, एक लड़का एक लड़की, शर्माना मत थोड़ा, ठीक है। ये दोनों अगर सेक्स करेंगे तो सेक्स करने के बाद एक ललना पैदा होगा, सेक्स करने के बाद एक ललना पैदा होगा। और ये ललना को अगर ध्यान से देखोगे तो कभी कभी कहते हैं अरे लड़कवा का तो नाक इसके पापा जैसा लग रहा है, इसका तो ओठ माँ जैसा लग रहा है, इसका नाक माँ जैसा लग रहा है। इसका मतलब कुछ लक्षण, कुछ गुण मैच कराने लगते हैं। तो जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का जाना, लक्षणों का मतलब, लक्षण मतलब समझ रहे हो ना, लक्षणों का मतलब समझ रहे हो ना, बाल जैसे हो सकता है पापा जैसा हो, या नाक पापा जैसा हो, मुंह मां जैसा हो, समझ रहे हो, या फिर बिल्कुल ही अलग वैरायटी का हो, समझ रहे हो। तो ये जो लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाता है उसे वंशागति कहते हैं। ये बात समझ आए। विविधता का अर्थ क्या होता है? विविधता का अर्थ होता है जो लड़का होता है पैदा या लड़कियां पैदा जो होती है सेक्स करने के बाद, तो क्या पूरा लक्षण एक जैसा हो जाता है, पापा जैसा एकदम हूबहू दिखने लगता है? क्या नहीं ना, कुछ तो भिन्नताएं होती होंगी ना, कुछ तो अलग होता होगा ना, पूरी तरह तो एकदम फोटोकॉपी तो हो नहीं जाता होगा। ठीक है, कि प्रिंटर के ऊपर रखे तो हाँ फोटोकॉपी निकल गया, ऐसा तो होता नहीं होगा। इसका मतलब कुछ तो भिन्नताएं होती होंगी, तो कुछ भिन्नताओं को ही विविधता यानी वेरिएशन कहते हैं। इतनी बात समझ आई। अब एक मस्त बात समझो, एक मस्त बात समझो, इसमें सबसे ज्यादा मेंडल का ही जिक्र होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। वंशागति का अगर जनक पूछा जाए, अगर दोस्तों अनुवांशिकी का जनक पूछा जाए तो जनक तुम्हारा कौन होगा? मेंडल होंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा किस पे प्रयोग किया था, उद्यान मटर पे। ठीक है, पाइजम सिटिवम जिसे कहते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से समझो, जो मेंडल थे ये अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। सबसे पहले इसने काम करना शुरू किया था लक्षणों के ऊपर। ठीक है, इतनी बात समझ आएगा। लेकिन आधुनिक युग का अगर जनक पूछा जाए तो बेटसन होगा। आधुनिक युग का जनक कौन होगा? बेटसन होगा। आधुनिक युग का जनक कौन होगा? बेटसन होगा। इतनी बात समझ आए। कुछ महत्वपूर्ण शब्द समझ लो इस चीजों को समझने के लिए, जैसे कारक क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है, जैसे अभी शब्द यूज हुआ था। अगर चाहते हो बिना रटे सीखना तो मेरी बात को पेशेंस के साथ सुनते जाओ। जिस टेक्निक से बताऊंगा वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, खोज लेना। ठीक है, तो ध्यान से समझो कारक क्या है। देखो मेंडलीफुआ जो था ना, ये मेंडलीफुआ जब प्रयोग कर रहा था मटर ओटर के ऊपर, तो इससे पूछा गया ना भाई कि कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं। तो मेंडलीफुआ बोलता है जैसे मान लो यहाँ पे ये हो गया पेरेंट्स, ये हो गया संतान। ठीक है, वैसे वो मटर के ऊपर किया था। मान लो ये मटर है और ये मटर का संतान है, थोड़ी देर के लिए समझ लो। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पूछा गया मेंडलीफ से कि भैया बताओ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या जा रहा है। तो मेंडलीफ कहता है लक्षण जा रहा है। तो किसी ने पूछा कि लक्षण एक्चुअली में है क्या? कुछ तो होगा जो एक पार से ऊपर जा रहा है। तो मेंडलीफुआ को पता नहीं था, मेंडलीफुआ को पता नहीं था, इसलिए वो अनठेकाने बोल दिया हाँ 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 कोई एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब कोई एक कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है। तो किसी ने पूछा अच्छा तो कारक क्या होता है? तो उसने कहा कारक है कोई रासायनिक पदार्थ एक पार से ऊपर जा रहा होगा, है कोई रासायनिक पदार्थ जो एक पार से ऊपर जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। इसका मतलब मेंडलीफ ने जीन के बारे में नहीं बता पाया। अब ना तुम्हें पता चला कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन ट्रांसफर होता है, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें लक्षण छुपा होता है। समझे? तो ध्यान से समझो। तो मेंडलीफ ने, किसी ने पूछा कारक यानी फैक्टर शब्द का सबसे पहले जिक्र किसने किया? तो मेंडल था। कौन था? मेंडल था। मेंडलीफ बार बार बोल रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, ठीक ना, मेंडल समझ लेना। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो मेंडल जो मेंडल था
वो क्या था भैया, फैक्टर के बारे में बताया। फिर आगे चल करके ये जो मेंडल बोल रहा है कि एक कारक जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, आगे चल करके एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था जोहेंसन। क्या नाम था, जोहेंसन। उसने बताया कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है न रे, वो रासायनिक कोई पदार्थ या कारक ना, वो एक जीन है, जीन चुड़ैल भूत वाला ना, ठीक है, एक जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है। ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि समय नहीं है कि पूरा चैप्टर में पढ़ाऊं, ध्यान से समझो। तो एक जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है। तो किसी ने पूछा अच्छा तो जीन क्या है बताओ। तो डीएनए जो होता है ना भैया, ये डीएनए जो है ना, ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, डीएनए का छोटा सा हिस्सा, डीएनए का छोटा हिस्सा अगर यूज किया जाए तो छोटे से हिस्से को ही जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है, ठीक है। डीएनए के छोटे से हिस्से को ही जीन कहा जाता है। डीएनए का, पूरे डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जीन कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। जोहेंसन ने बताया कि जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर किसी ने पूछा कि जीन एक्चुअली में दिखता कैसे। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था मॉर्गन, और उस मॉर्गन ने क्या किया, जीन जो है उसको प्रतीक यानी सिंबल दे दिया जीन का। जैसे आपने देखा होगा लंबा पौधा बौना पौधा में अगर शुद्ध लंबा पौधा की बात करें तो कैपिटल टी आता है, और अगर शुद्ध बौना की बात करें तो स्मॉल टी आता है, और केवल अशुद्ध लंबा की बात करें, अशुद्ध लंबा की, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। तो ये जो है ना ये क्या है, जीन है, और जीन को सिंबॉलिक तौर पे दर्शाया किसने, मॉर्गन ने। इतनी बात समझ आई। फिर आगे जाकर के एक शब्द आया एलील। एलील एक्चुअली में क्या है, एलील ही सबसे खतरनाक चीज है जिसकी वजह से तुम्हें क्रोमोसोम के बारे में समझ आएगा कि एक्चुअली में क्रोमोसोम होता क्या है। ध्यान से समझो, एलील जो होता है, जो जीन है, यहाँ पे अगर मैं जीन बनाया, एक चीज नोटिस किए, जो भी जीन लिखा, चाहे इसको लिखा, चाहे इसको लिखा, चाहे इसको लिखा, टुकड़े में अकेला नहीं लिखा, मैं सिंगल नहीं लिखा, टी लिखा 2 बार, यानी जोड़े में लिखा हूं। किसमें, जोड़े में। एक माता का है और एक पिता का है, एक माता का और एक पिता का, ये दोनों मिल करके युग्मक बना करके तब एक लक्षण उत्पन्न करते हैं। अकेला जीन लक्षण उत्पन्न नहीं कर सकता, अकेला जीन लक्षण उत्पन्न नहीं कर सकता, अकेला जीन लक्षण उत्पन्न नहीं कर सकता। उसे हुलुलुलु करने के लिए साथी की जरूरत पड़ेगी। समझ आई मेरी बातें? तब जाकर के दोनों हुलुलुलु होगा, फिर उसके बाद लुलुलुलु होगा, यानी जीन यानी लक्षण उत्पन्न होगा। समझ आई मेरी बातें? इतना मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, एकदम इजीली समझ आ रहा है ना, रटना नहीं पड़ रहा है ना। अब तो इतनी बात तो समझ आ गई। यही पे वही बतिया मैंने लिख दिया कि एक जोड़ी जीन, जब एक जोड़ी जीन मिल करके क्या उत्पन्न करेंगे, लक्षण निर्धारित करते हैं, वही एलील कहलाता है, ठीक है। एक जोड़ी जीन मिल करके लक्षण निर्धारित करते हैं, उसे एलील कहते हैं। एक और हिंदी वर्ड है इसका, युग्म विकल्पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? युग्म विकल्पी भी कहते हैं। यहां पे देखो, तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। यहां पे देखो एग्जांपल मैंने लिया है, ध्यान से समझोगे तो यहां पे एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अब यहां मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक पुरुष है, ठीक ना, तो पुरुष अब एक पुरुष है, तो पुरुष से क्या होता है, क्या निकलता है बाहर, स्पर्म निकलता है सेक्स के दौरान, ठीक है। तो पुरुष से क्या निकलता है, स्पर्म। तो ये देखो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23, ठीक है। और 23 ओवम यानी अंडाणु फीमेल के पास होता है, ठीक है। तो यही जब सेक्स होता है तो सेक्स के बाद यही ना स्पर्म जो होता है इस ओवम से जाके टकराएगा, टकराने का मतलब होता है युग्मक होगा, युग्मनज बनाएगा, ठीक है। जब टकराएगा तो 23 गुण और 23 गुण मिल करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे 46 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, 23 पिता का और 23 माता का, ठीक है। इतनी बात समझ आई? 23 पिता और 23 माता का हो जाएगा। यहां तक समझ आया? क्लियर हुआ? वही चीज यहां लिख दिया हूं, 1 2 3 डैश डैश करके समझ लो। 23 ठो पिता का गुणसूत्र है और 23 ठो माता का है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझो, एक्चुअली में ये है क्या, जानना चाहते हो? ये गुणसूत्र क्या होता है? जैसे एक्स जो बना है, अरे और कुछ नहीं भैया, ये डीएनए का ही रूप है। 2 डीएनए के धागे को, एक डीएनए ए हो गया, मान लो एक डीएनए ए हो गया और एक डीएनए ए हो गया, 2 डीएनए के धागे को इस तरह से क्रॉस करा दिया जाए, तो जो बनता है उसे ही क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। उसी का नाम क्या दे देते हैं? क्रोमोसोम कह देते हैं। तो ये पिता का क्रोमोसोम, ये माता का क्रोमोसोम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो एक पिता के क्रोमोसोम का ये है आखिरकार डीएनए का ही ना हिस्सा, ये आखिरकार डीएनए ही ना है। ये 2 ठो डीएनए ऐसे क्रॉस हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, ये 2 ठो डीएनए इस तरह से फ्यूज हो गए हैं।
तो इसे क्रोमोसोम कहने लगे हैं हम लोग। अभी जो क्रोमोसोम है ये पिता का है और ये माता का। तो क्रोमोसोम में क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए का ही बना हुआ हिस्सा है। अब डीएनए का छोटा सा हिस्सा लेंगे तो जीन बोलेंगे, डीएनए का छोटा सा हिस्सा जो लेंगे उसे क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। अब यहां पे देखो, जिसे मान लिया मैंने, थोड़ा सा सपोज करो कि मान लो इस जीन के पास कैपिटल टी है और इस जीन के पास स्मॉल टी है, दोनों जब मिलेंगे, जब दोनों मिलेंगे तो युग्मक हो जाएगा। जब युग्मक हो जाएगा तो क्या होगा, एक जोड़े में आ जाएंगे जीन। ये जोड़ा जीन मिल करके लक्षण उत्पन्न करता है, यही जोड़ा जीन मिल करके लक्षण उत्पन्न करता है, यही क्या है, एलील है। अब बताओ ईमानदारी से समझ आया? यहां तक अगर समझ आ गया होगा तो मेंडल जो होता है, मेंडलवाद पूछा जाता है। मेंडलवाद क्या होता है, ध्यान से समझो। ये जो मटर के बारे में जितना भी चीज बता रहा हूं ना, ये मेंडल ने बताया। क्या बताया? मेंडल ने बताया। लेकिन क्या था कि मेंडल उसमें क्या किया, अपने प्रयोग में थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेशन, 75%, 25%, 1:3 ऐसे करके डालने लगा, थोड़ा मैथमेटिकली कर दिया। उस दौर में क्या है कि इनके नियम, इनके प्रयोग को जब इन्होंने पब्लिश किया तो इस पे इतना ज्यादा ध्यान किसी ने दिया नहीं, इसलिए इनका जो मेंडल का जो मटर वाला प्रयोग था वो उतना ज्यादा पॉपुलर हो नहीं पाया। ठीक है, अब देखो मजे की बात, मेंडलवाद बता रहा हूं मैं आपको, ठीक ना, पढ़ोगे तो यही मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं। फिर उसके मरने के बाद, यानी 1884 में निपट गए, 1884 में निपट गए, लगभग 16 साल बाद, कितना, 16 साल बाद इनके स्टूडेंट या कह लो इनके शिष्य या इनके जूनियर जो भी कह लो, सन 1900 में, सन 1900 ईस्वी में, याद रखना। और ये भी बता दूं कि उस समय पॉपुलर न होने का एक और कारण था, मेंडल का जो नियम था वो पॉपुलर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस समय डार्विनवाद बहुत ज्यादा चल रहा था। तो डार्विनवाद पे बहुत लोग बिजी थे, तो उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिए। ठीक है, ध्यान से समझो। अब ध्यान से समझो आगे कि इनके मरने के 16 साल बाद, यानी सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक मिल करके इनके जो नियम इन्होंने दिया था उसी पे अध्ययन किया, और उसे बाद में जाके इनकी नियम को पॉपुलरिटी मिली इन तीनों वैज्ञानिक के आने के बाद। समझ आई मेरी बातें? तो बेसिक सी चीजें जो बताया हूं, उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर समझ आया होगा, बहुत ही कम समय में। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। नहीं तो कहोगे सर जी आप तो क्या कहते चैप्टर पढ़ाने लगे। अब ध्यान से समझो, ये सारी चीजें एकदम इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, मेंडल का पृथक्करण नियम क्या है, यही पूछा गया है ना। ध्यान से समझो, हर लक्षण के 2 एलील होते हैं, हर लक्षण के क्या होते हैं, 2 एलील होते हैं जो माता और पिता से मिलते हैं, जो माता और पिता से मिलते हैं, ये बात हर कोई जानता है। फिर गैमेट बनते समय, गैमेट का मतलब युग्मक, ये देखो जोड़ा बन रहा है ना, कहां गया रे भाई, कहां गया रे भाई, ये देखो। ठीक है, गैमेट बनते समय, गैमेट बनते समय ये एलील अलग अलग हो जाते हैं। गैमेट बनते समय एलील क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और निषेचन के समय फिर से मिलकर संतान में गुण प्रकट करते हैं। संतान में क्या करते हैं, गुण प्रकट करते हैं। संतान में क्या करते हैं, गुण प्रकट करते हैं। इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं कि हर लक्षण के 2 एलील होते हैं। फिर से रिपीट, हर लक्षण के 2 एलील होते हैं जो माता और पिता से मिलते हैं। ठीक है, एक एलील माता से और एक एलील पिता से। ठीक है, माता और पिता से मिलते हैं, और गैमेट बनते समय यानी युग्मक होते समय एलील क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और निषेचन के दौरान, निषेचन का मतलब समझ रहे हो ना, फ्यूजन के दौरान। ठीक है, ध्यान से समझो, नहीं समझे समझाता हूं। स्पर्म का ओवम से जाके टकराना, स्पर्म का ओवम से जाके टकराना निषेचन कहलाता है। जैसे देखो स्पर्म है, स्पर्म का जाकर के ओवम से टकराना क्या है, निषेचन है। पौधों में देखते हो ना, द्विनिषेचन होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। तो क्या हुआ कि बनते समय एलील, तो निषेचन के समय फिर से मिल करके संतान के गुण प्रकट करते हैं, नए गुण प्रकट करते हैं। इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है भैया, अब आता है अगला, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम क्या है। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का भी नियम कहते हैं। तो ये भी सेम उसी के ऊपर, ये भी सेम लगभग उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसे आप आराम से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। इस तीसरे को काट दीजिए, इस तीसरे को आगे जाकर के बताऊंगा। ठीक है, अभी समझिए, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, समझाइए। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, समझाइए। आनुवांशिक पदार्थ है, समझाइए। तो डीएनए माता पिता के गुणों को संतान तक पहुंचाने का काम करता है। डीएनए क्या करता है, माता पिता के गुणों को, क्योंकि डीएनए का ही ना छोटा हिस्सा होता है जीन, समझ रहे हो ना। तो डीएनए माता पिता के गुणों को संतान तक पहुंचाता है। ठीक है, इसे हर्शी और चेस के प्रयोग से सिद्ध हुआ। हर्शी और चेस नाम के वैज्ञानिक के प्रयोग से सिद्ध हुआ। ठीक है, इसलिए डीएनए ही आनुवंशिक सूचना वहन करता है। डीएनए ही आनुवंशिक सूचना वहन करने का मतलब होता है आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ भी कहा जाता है। समझ है, पढ़ते पढ़ते क्लियर हो गया ना। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, समझाइए, आएगा तो कर लोगे। क्यों,
क्या बताओगे? डीएनए माता पिता के गुणों को संतान तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इसे किसने बताया था? हर्शी और चेस नाम के वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया था, ठीक है। और डीएनए ही आनुवंशिक सूचना को वहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह सूचना को पहुंचाता है, ठीक है। इसलिए डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चले। डीएनए की संरचना लिखिए, यानी डीएनए की संरचना के बारे में लिखना है, या कह लीजिए डीएनए की संरचना बनाइए, ये भी पूछ सकता है। तो डीएनए की संरचना अपने जैवाणु वाले में मैंने जैवाणु वाले चैप्टर में बता दिया, फिर भी रिपीट कर देता हूं। डीएनए की संरचना क्या होती है, ध्यान से समझो। ये द्विकुंडलित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विकुंडलित। देखो, एक कुंडली ये, एक कुंडली ये, देखिए द्विकुंडलित होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इनमें क्या होते हैं? क्षार होते हैं, 4 गो क्षार होते हैं। कितने? 4 क्षार होते हैं। एक होता है ए होता है, एक टी होता है, एक होता है सी होता है और एक जी होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? ए टी के साथ जुड़ा होता है, एक इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ, किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ। और सी जो होता है जी के साथ जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। इसी तरह से आगे की ओर बने रहते हैं। यही डीएनए की संरचना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज लिखा है। डीएनए 2 लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है जो कुंडली के रूप में रहता है, वही बात मैंने बोला, ठीक है। इसकी रीढ़ शर्करा और फॉस्फेट से बनी होती है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है? एटी और जीसी क्षार युग्म बनते हैं। अब बताओ, क्लियर हुआ? अब आता है आरएनए। आरएनए के प्रकार एवं उसके कार्य बताइए। आरएनए का प्रकार क्या होता है और कार्य बताइए, ध्यान से समझिए। आरएनए जो होता है, आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है यम आरएनए, एक होता है टी आरएनए और एक होता है आर आरएनए, ठीक है, ठीक है। यम आरएनए संदेश ले जाता है, टी आरएनए एमिनो अम्ल ले जाता है, आर एनए जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आरएनए के प्रकार और उसके कार्य अगर पूछेगा तो बता पाओगे ना। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए होता है, ठीक है। एम आरएनए का काम होता है संदेश ले जाना, टीआरएनए का काम होता है एमिनो अम्ल को ले जाना और आरएनए का काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना। क्लियर हुआ? मजा आया? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्या है आपका? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एमआरएनए बन गया, अब एमआरएनए बन गया। अब इसे देखो एक नाम दिया जाता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होता है? जो एमआरएनए होता है ना, ये राइबोसोम पर जाता है। किस पे जाता है? राइबोसोम पे, ठीक है। आपने सेल कोशिका देखा होगा, कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का, ठीक है। ये राइबोसोम के ऊपर जाता है, कौन? एमआरएनए, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये राइबोसोम पे जाके बैठता है, जाता है, वहां एमिनो अम्ल से जुड़कर प्रोटीन बना लेता है। वहां राइबोसोम में जो एमिनो अम्ल होता है उससे जुड़ करके क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है, और इसे ही ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। या इसे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसे काट के लिख देना, इसे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, पहले डीएनए आरएनए में बदलता है, ठीक है। पहले डीएनए क्या होता है? एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए क्या करता है? राइबोसोम पे जाता है, और राइबोसोम में जो उपस्थित एमिनो अम्ल होता है उससे जुड़ करके प्रोटीन बना लेता है। इसी को बोला जाता है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया। समझ आई मेरी बातें? अब दोस्तों पूछ रहा है आनुवांशिक कूट क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए। बहुत ही तगड़ा बताऊंगा, आप खोज लेना यूट्यूब पे अगर कोई बता दे इस तरह। तो आनुवांशिक कूट क्या होता है समझो पहले। ये बात तो आपको पता है कि जो डीएनए होता है, ध्यान से समझो, ये जो डीएनए होता है दोस्तों, डीएनए में क्या होता है आपके पास पता है ना, बीच बीच में शाखा के रूप में इस तरह से यहाँ पे एक सीढ़ी के रूप में क्या होता है? ए होता है, टी होता है, सी होता है, जी होता है, ये आपस में मिले होते हैं। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, यही 3-3 के समूह में, कितने कितने के समूह में? 3-3 के समूह में, 3-3 के समूह में। फिर से सुनिए, 3-3 के समूह में कितना? जैसे एटीजी हो गया, इस तरह से 3-3 के समूह में 64 आनुवंशिक कूट होते हैं। कितने होते हैं? 64 कूट होते हैं, 64 कूट होते हैं। इनका काम होता है गुण बताना। गुण यानी लक्षण, ठीक ना, लक्षण। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया जैसे एटीसी, ठीक है। हो सकता है ये बता रहा हो कि बाल जो है भूरा होगा या काला होगा। ये गुड़ क्या बता रहा है? बाल भूरा होगा या काला। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, भगवान जाने ये क्या बता रहा होगा गुड़, ठीक है। तो जैसे कि जितने भी ये सबका अलग अलग काम है। ये बताएगा आंख बड़ा होगा, छोटा होगा, काला होगा, भूरा होगा। ये बताएगा लड़का बौना होगा, पतला होगा, नाटा होगा। कहने का मतलब समझो, आनुवंशिक कूट क्या होता है, ध्यान से समझो। आनुवंशिक कूट 3 अक्षरों का होता है। आनुवंशिक कूट कितने अक्षरों का होता है? 3 अक्षरों का होता है। यह लगभग सभी जीवों में समान
होता है, यानी सभी जीवों में लगभग कितना होता है, समान होता है। 64 कूट होते हैं। कभी भी टिक आउट आए क्वेश्चन तो 64 लगा देना, ठीक है। ये एमिनो अम्ल के लिए एक निश्चित कूट होता है, एमिनो अम्ल के लिए एक निश्चित कूट होता है। और यह अभी पूरा लिखा नहीं है, यहाँ पे इतना ही लिखा है, लेकिन इसमें जोड़ देना कि यह लक्षण बताता है। यह क्या करता है, लक्षण बताता है, यह लक्षण बताने का काम करता है। और 64 कूट टोटल पाए जाते हैं, 64 कूट टोटल पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? मजा आया भैया? यहां तक क्लियर हुआ? अब आता है पीसीआर क्या है। वाह, डायमंड क्वेश्चन, ठीक है। पीसीआर तकनीक क्या होते हैं, ऐसे पूछ सकता है। पीसीआर यहाँ क्या है, ऐसे लिख सकता है। पीसीआर तकनीक क्या है, तकनीक क्या है? तो पीसीआर का काम होता है डीएनए की बहुत सारी प्रतियां बनाना, प्रतियां नहीं फोटोकॉपी बनाना, डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपी बनाना, ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, पीसीआर का काम होता है डीएनए की बहुत सारी प्रतियां बनाने की तकनीक होती है। पीसीआर क्या होता है, डीएनए की बहुत सारी प्रतियां बनाने की तकनीक होती है। डीएनए की बहुत सारी प्रतियां यानी फोटोकॉपी, ठीक है। तो पीसीआर का काम होता है डीएनए की बहुत सारी प्रतियां बनाने का तकनीक होता है। पीसीआर क्या होता है, डीएनए की बहुत सारी प्रतियां बनाने का तकनीक होता है, ठीक है ना। बहुत सारी प्रतियां बनाने की तकनीक होता है। इसमें 3 चरण होते हैं। इसमें क्या होता है, 3 चरण होते हैं। एक होता है, पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनिलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन, ठीक है। इसका उपयोग रोग के जांच में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, रोग जांच करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, पीसीआर का काम क्या होता है, रोग के जांच के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। अब आगे मैं क्या बोलूं पता ही है, वायरल क्वेश्चन है सब, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ध्यान से समझो। डीएनए के विशेष पैटर्न की पहचान, ध्यान से समझो। ये बात तो सबको पता है, हर किसी का डीएनए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, डीएनए की विशेष पैटर्न की पहचान की विधि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। कितना आसान शब्दों में बता रहा हूं। यही सारी चीजें अगर किताब में पढ़ोगे, किताबी भाषा में, तो बहुत भाषणबाजी लिखा हुआ है। और बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिख के आएंगे, वही पढ़ देंगे, ठीक है ना। अरे भैया आपका वीडियो देखने कोई भी स्टूडेंट आया है तो आसान भाषा में ही समझने आया है, वो किताबी भाषा उसके पास नोट्स बना हुआ है। ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझते टीचर, ठीक है। ध्यान से समझो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, डीएनए के विशेष पैटर्न की पहचान की विधि, डीएनए के विशेष पैटर्न की पहचान की विधि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, जैसा अभी मैंने बताया, हर व्यक्ति का डीएनए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका उपयोग अपराध जांच में किया जाता है, अपराधी के जांच के लिए किया जाता है। नहीं होता है सीआईडी वगैरह, देखो कहीं खिड़की उड़की में दरवाजे के आसपास बाल फंस जाता है, या कंघी में एक ठो बाल रहता है, तो बलवा ले जा करके उसके डीएनए जांच करते हैं और उससे पता लगाते हैं। सुना नहीं, दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा बायोलॉजी, ठीक है, मैं अगर आपको लग रहा है कि आपका मदद कर पा रहा हूँ, हेल्प कर पा रहा हूँ, आसान भाषा में समझा पा रहा हूँ, तो इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा हाइप पे क्लिक करो। मुझे पता चला है कि हाइप पे जितना ही आप क्लिक करोगे, कमेंट बॉक्स वाले में कमेंट करो या ना करो, हाइप पे जाकर के क्लिक करोगे तो वीडियो रन कर सकता है। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, सपोर्ट करना आप लोग, ठीक है। उतना करने में क्या जाता है, आप लोग के पीछे इतना मेहनत कर रहा हूं मैं, तो क्लिक करने में क्या दिक्कत है। करोगे ना, पक्का वादा ना करोगे तो मैं गारंटी बायोलॉजी लगातार वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। वीडियो को प्लीज सपोर्ट करोगे, मुझे भी भरोसा, मुझे भी हौसला और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तब तो वीडियो लाने में मजा आएगा बायोलॉजी का। तो प्लीज आप लोग हाइप पे क्लिक जरूर करना, ठीक है। तो यहां पे तो अपराध की जांच करने में होता है, यहां तक क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है। देख रहे हो कितना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं, आपको भरोसा हो रहा है ना, ये सारे क्वेश्चन वायरल, सारे क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हो बीटी का पास, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे वायरल क्वेश्चन। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया था, मैं जो भी लाऊंगा अनसॉल्व के प्रश्न लेके आऊंगा, जो पहले से मैंने छाट करके रखे हैं। 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले प्रश्न आपको दिखाए थे, 5 नंबर वाला महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाया हूँ, 15 ठो चित्र वाला है, सब कुछ आएगा, चिंता मत करो। केवल 5 से 6 वीडियो में हो सकता है, 6-7 वीडियो भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ध्यान से समझो। अब इंजीनियरिंग का मतलब, यहाँ इंजीनियरिंग लिख दिया है तो आंसर में बना के लिखने में बहुत लोग कहते हैं कि ये डीएनए जब इंजीनियरिंग करने जाता है ना, बीटेक, तब आनुवांशिक अरे भाई कुछ भी मत लिख देना, ठीक है। तो डीएनए में कृत्रिम परिवर्तन करना, कृत्रिम रूप से, यानी डीएनए में कुछ छेड़छाड़ करना, बाहरी प्रयोगशाला में ले जाकर के डीएनए को बाहर से अगर उसमें छेड़छाड़ किया जाए, डीएनए में बाहर से छेड़छाड़ करके, डीएनए में बाहर से छेड़छाड़ करके अगर उसमें कुछ चेंजेस किया जाए तो उसे कहते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग। आप समझ आए, याद रहेगा हमेशा, डीएनए में बाहर से बाहरी छेड़छाड़ करना, डीएनए में बाहरी छेड़छाड़ करना आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा है, कृत्रिम का मतलब होता है बाहर से, खुद से, इंसानों द्वारा किया गया, ठीक है। डीएनए में कृत्रिम परिवर्तन करना, कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा, कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा, ठीक है। डीएनए में कृत्रिम परिवर्तन करना आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इससे उपयोगी जीन एक जीव से दूसरे जीव में डाले जाते हैं,
ठीक है, परीक्षण करने के लिए, ठीक है, और इसका उपयोग इंसुलिन बनाने में किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग इंसुलिन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी डबल स्टार करो तो भी कम नहीं है, ठीक है, बीटी कपास क्या होता है? बीटी कपास क्या होता है, ध्यान से समझो। बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल होता है, एक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल होता है, प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसमें बैसिलस, ठीक है, थुरिंजिएंसिस का जीन डाला जाता है, ठीक है, ठीक पढ़ा हो ना भैया, थुरिंजिएंसिस का जीन डाला जाता है, यह कीटों से सुरक्षा देता है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, बीटी कपास। ये 2026 में, वैसे जितना बता रहा हूं सब 2026 में आने लायक प्रश्न है, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। अगला है, जैव विविधता क्या है? अब देखो मत पूछना, अभी जस्ट मैंने विविधता के बारे में बताया था, ठीक है, अब जैव लगा दिया तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या और विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसमें प्रजातीय आनुवंशिक विविधता शामिल होता है, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण की विधियां बताइए, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। जैव विविधता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए जाते हैं, बीज बैंक और वन संरक्षण भी इसमें शामिल है। अरे कुल मिलाकर के जैव विविधता और संरक्षण का मतलब यही होता है कि जो जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए क्या क्या चीजें, तो यहाँ पे सरकार रूप से यानी राष्ट्रीय रूप से भी काम किया जाता है और खुद से भी बहुत लोग प्राइवेट, कुछ लोग खुद से प्राइवेट के फॉर्म में क्या कहते हैं अपना काम करते रहते हैं किसी को संरक्षित करने के लिए, चाहे वो जंग हो गया, वन हो गया, जानवर हो गया, जंगल हो गया, ये सारी चीजें शामिल है इसमें, ठीक है, बीज हो गया। अब ध्यान से समझो, सहजीविता क्या है? बहुत ही वायरल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सहजीविता क्या है? ध्यान से समझो। जब दो जीव साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जब दो जीव हुलुलुलु, ठीक है, जब दो जीव एक साथ रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उसे सहजीविता कहते हैं। उदाहरण के रूप में लाइकेन लिया जा सकता है, उदाहरण के रूप में क्या लिया जा सकता है? लाइकेन को लिया जा सकता है, ठीक है। अगला है, पारिस्थितिकी और आनुवंशिक विविधता में अंतर बताइए, तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे, इजी है, ठीक है। अब चलते हैं, बीज फल विकास का महत्व बताइए, डायमंड क्वेश्चन है, बीज और फल के विकास का महत्व बताइए, ध्यान से समझिए। बीज नए पौधे उत्पन्न करते हैं, पहला, बीज जो होता है नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। फल बीज की रक्षा करता है, फल क्या करता है? बीज की रक्षा करता है। ये बीज के प्रसार में भी सहायक होते हैं, ये बीज के प्रसार में भी सहायक होते हैं। इसे और ज्यादा 2-3 लाइन बढ़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, परागण क्या है, इसके प्रकार बताइए। यहाँ पे तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया तो उतना दिया गया है, लेकिन परागण में बहुत सारे हैं, वायु परागण है, कीट परागण है, पक्षी परागण है, जल परागण है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे अभी प्रकार के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे भाई छोटा प्रश्न है, 2 नंबर 3 नंबर का, तो बहुत बड़ा तो रहेगा नहीं। तो परागण क्या है, परागण का काम क्या होता है पता है ना? देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, परागण का काम क्या होता है, ध्यान से समझो, एकदम आराम से समझना, एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बेसिक समझा दे रहा हूँ। देखो ये पता है ये क्या बना रहा हूँ मैं, बताना क्या बना रहा हूँ। ये देखो, बताओ क्या बना रहा हूँ। बताओ भैया जल्दी बताओ क्या क्या बना रहा हूँ मैं। ठीक है, गुड़हल का फूल बना दिया मैंने, गुड़हल का फूल बना दिया, गुड़हल का फूल बना दिया। ये देख चैप्टर वन खत्म कर दे रहा हूँ। ये वाला बहुत ज्यादा जानकारी अभी दे दूंगा, देखना 10 मिनट में पूरा खेला खत्म कर दूंगा तुम्हारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला, बस देखते जाओ, ठीक है। देखो, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। ये मैंने पौधा बना दिया, अब ध्यान से समझो, ये पूतंतु हो गया, ठीक है, पूतंतु ही कहते हैं ना, इसे वृंत कहते हैं शायद ना, तो जो होता है जिसे पकड़ के आई लव यू बोलते हैं, आई लव यू जान, ठीक है, समझो मेरी बात, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो होता है बाह्य दल है, और इनका समूह जब हो जाएगा तो पुंज लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? पुंज। तो बाह्य दल पुंज हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। और ये क्या हो गया, एक ठो रहेगा तो पुंज बोलेंगे, और बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दल पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दल पुंज, जिसे कैलिक्स, बहुत सारे को कोरोला कहते हैं, ठीक है। अब यहां तक समझो। और ये क्या है, जिसपे फूल बैठा हुआ है, ये तुम्हारा पुष्पासन है, ठीक है, ये पुष्पासन हो गया। अब ध्यान से समझो, ये जो हिस्सा है, ये पीले रंग में जो बनाया हो, ये मेल पार्ट होता है। क्या होता है? पुष्प का मेल पार्ट होता है, जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, ठीक है। और जो ये लाल कलर का जो बीच में रानी की तरह बैठी है, रानी ही रहती हैं लड़कियां,
रानी ही रानी की तरह राज करेंगी, ठीक है, अपने दुल्हन को राज कराना भैया, ठीक है। तो ये जयांग है, जयांग भूल जाओ अगर तो याद रखना। मेल पार्ट जो होता है पुमंग, पुमंग क्या होता है मेल पार्ट, पू से पुरुष, पू से पुरुष, जयांग जया, जया जया किसका नाम होता है, लड़का का नहीं होता है, लड़की का, जया, जया जया बच्चन, ठीक है। तो लड़की है, फीमेल है। अब ध्यान से समझो, ये जो मेल पार्ट है ना भैया, थोड़ा समय दोगे तो समझा दूंगा बढ़िया, ठीक ना, वीडियो पूरा देखना। ये मान लो मेल पार्ट है, ठीक है, ये मेल पार्ट है। अब ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान समझना, ये वाला हिस्सा जो होता है ये क्या होता है, पराग, ये वाला जो हिस्सा होता है क्या होता है, पुंग केसर होता है। भाई थोड़ा बहुत गलती हो तो माफ करना भैया, ठीक है। ये क्या है हिस्सा, पुंग केसर है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है अंदर वाला, ये पूरा इसे बोलते हैं पराग कोष बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। अब ध्यान से समझो, पराग कोष को अगर ध्यान से देखो, पराग कोष को अगर ध्यान से देखो तो द्विपालित संरचना है। कैसी संरचना है, एक पाली और एक पाली, ये द्विपालित संरचना है। कैसी संरचना है भैया, द्विपालित है। अब इसको ध्यान से अगर देखा जाए, थोड़ा सा जूम किया जाए और इसको काट दिया जाए, तो काटने के बाद ऐसा दिखने लगेगा, बुक में देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। काटने के बाद कुछ इस तरह दिखने लगेगा, ठीक है, काटने के बाद कुछ इस तरह दिखने लगेगा। थोड़ा सा और जब जूम किया गया, जब इसे थोड़ा और जूम किया गया, जब इसे और ज्यादा जूम किया गया, तो ये जो संरचना था एक नहीं, इस तरह से जब और जूम किया गया तो इसमें इस तरह से 4 ठोक खन दिखने लगा। खन का मतलब 4 कोना, ठीक है। कितने कोने दिखने लगे, 4 कोने दिखने लगे, ठीक है। और इन 4 कोनों को बोला गया लघु, लघु बीजाणु, ठीक ना, लघु बीजाणु जनन नहीं, जनन नहीं यार, लघु बीजाणु ही कहते हैं, ठीक ना। तो आपसे कोई पूछे कि लघु बीजाणु कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। लघु बीजाणु कितने होते हैं, 4 होते हैं। लघु बीजाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब इसी को देखना ना, जूम किया गया, बुक में देखोगे जब, तो इसी को ऐसे बनाया गया होगा, ठीक है। लघु बीजाणु 4 होते हैं, ठीक ना, इस तरह से मैं बड़ा सा बना रहा हूं, ठीक है। लघु बीजाणु 4 होते हैं। लघु बीजाणु कितने भैया, 4 होते हैं। सबसे बाहर वाला होता है, इसे बाह्य अस्तर कहा जाता है। सबसे बाहर वाले को कहा जाता है सुरक्षा कवच होता है, ठीक ना। क्या होता है ये, एक सुरक्षा कवच होता है भैया, ठीक ना। हाँ, एक एक देखो यहाँ पे जो है एक ठोक केवल बना रहा हूँ, एक ठोक बना रहा हूँ तो समझ लो सब सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है आपका, ये जो बना हुआ है ये बाह्य अस्तर है। क्या है, बाह्य अस्तर या बाह्य त्वचा है। क्या है, बाह्य त्वचा है, ठीक है। फिर एक अंदर त्वचा होता है इस तरह से, ठीक है। और ये जो अंदर त्वचा है इसे अंतःस्तर कहते हैं, अंतः त्वचा, ठीक ना। क्या कहते हैं बच्चा, इसे अंतः त्वचा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अंतः त्वचा कहते हैं। ध्यान से समझो, ये मध्य स्तर होता है, सॉरी ये मध्य स्तर होता है। फिर अंदर में अंतः त्वचा होता है। अंदर में क्या होता है, अंतः त्वचा होता है। और अंतः त्वचा जो होता है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। फिर उसके बाद अंदर में जाके देखोगे तो टैपिटम मिलेगा। क्या मिलेगा, इस तरह से टैपिटम बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी इस तरह से कोशिकाएं पाई जाती हैं। यही पनप रही होती है, बड़ी हो रही होती है, इन्हीं को पोषण देता है टैपिटम जो होता है। टैपिटम जो होता है क्या काम होता है इसका, पोषण देने का, ठीक है। ध्यान से समझना, ये इसे लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात कोशिका भी कहते हैं। अब इसी को ये क्या करता है, पोषण देता है। पोषण देते 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 क्या होता है, ये धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं। और धीरे धीरे डेवलप करने के बाद क्या होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं। डेवलप करने के बाद क्या होता है, इनका अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, ठीक है। और ये 4 हिस्से में इस तरह से टूट जाते हैं। कितने हिस्से में टूट जाते हैं, 4 हिस्से में। इस तरह से मतलब बड़े होते जाते हैं। आगे जा करके पता नहीं क्या होता है, और क्या बना लेते हैं, पराग कण बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं, परागकण। परागकण क्या होता है, थोड़े से खुरदरे होते हैं किनारे किनारे पे, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होगी। अब देखो ध्यान से, ये परागकण जो बन गया ना, और जो फीमेल पार्ट होता है ना, ये जो लड़की होती है, ये देखो जो थोबर की तरह मुंह फूला हुआ है, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अब यही जो परागकण है, परागकण का फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र पे पहुंचना ही परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, फीमेल पार्ट पे ये जो परागकण है, परागकण का यहाँ फीमेल पार्ट तक पहुंचना,
इस परागकण का फीमेल पार्ट तक पहुंचना, इस परागकण का यहाँ तक वर्तिकाग्र तक यानी इसके थोबर तक पहुंचना क्या कहलाता है? आपका परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। अब ये जो परागकण है दो तरीके से पहुंच सकता है, एक स्वपरागण यानी स्वयं, और एक होता है पर परागण यानी किसी के जरिए। ठीक है, तो यहीं पे चीजें लिखी गई है, यहाँ पे हल्का सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझो, मान लो यहाँ पे एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे के पास यहाँ भी फूल है और एक यहाँ भी फूल है। मान लो यहाँ से इसी पौधे का परागकण इसी पौधों के दूसरे फूल के फीमेल पे अगर पहुंच जाए तो इसे स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण। लेकिन यहीं पे एक और फूल हो, यहाँ का परागकण का यहाँ से परागकण निकला लेकिन दूसरे पौधे के फूल पे जाकर के उसके फीमेल पार्ट पे बैठ गया तो उसे पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण। तो बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहीं पे चीजें परागण के बारे में बताया है, इतना मैंने जल्दबाजी में हिंट दिया भैया, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत रिकॉल हो गया होगा। ठीक है, अभी हल्का सा और हिंट दे दे लो, नहीं तो कहोगे कि सर जी आधा अधूरा बता दिए। देखो ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर बीजांड होता है इस तरह से। क्या होता है? बीजांड होता है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, क्या होता है बच्चा? बीजांड होता है और इसी के अंदर इस तरह से अंडाणु होता है। ठीक है, फीमेल गैमेट होता है इसमें। ठीक है, अब ये यहाँ तक फिर यहाँ पे जब परागकण आता है तो परागकण से क्या निकलता है? एक इस तरह से पराग नलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से दो इस तरह से मेल पार्ट आ रहा होता है और यहाँ पे जाके एक बार नहीं बल्कि दो बार निषेचन होता है। इसलिए यहाँ पे पौधों में दोहरा निषेचन देखा जाता है, पुरुषों में नहीं होता है। मेल फीमेल यानी आदमी औरत में ऐसा नहीं होता है। तो परागण के बारे में यहाँ हल्का सा बताया गया है, ध्यान से समझिए। परागण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है, या स्वपरागण पर परागण के रूप में होता है, लेकिन इसे और डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, इतना जरूर मैं कहूंगा। ठीक है, बड़े प्रश्न लाऊंगा ना जब 5 नंबर वाला तो उसमें डिटेल में बता दूंगा। अब आता है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, समझाइए। बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर की स्वयं एंटीबॉडी बनाना, सक्रिय प्रतिरक्षा स्वयं एंटीबॉडी बनाना। जैसे कोरोना वगैरह आ रहा था तो नहीं कह रहे थे हमारी इम्यूनिटी जो है अरे बड़ा खराब, बहुत वीक हो गया है, तो उसके लिए हमें इंजेक्शन लगाना होगा तो क्या होगा? इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, या फिर आप ये खाओ वो खाओ, चीजें चल रही थी ना। तो अगर देखो शरीर खुद से अगर एंटीबॉडी बना रहा है, ठीक है, ध्यान से समझो, शरीर स्वयं एंटीबॉडी अगर बना रहा है तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो कुल मिलाकर के शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है तो सक्रिय प्रतिरक्षा, याद रहेगा। सक्रिय प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा यानी समझ रहे हो ना, सक्रिय। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी जो आप बाहर से, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है एंटीबॉडी अगर बाहर से दी जाए, उसे एंटीबॉडी क्या दी जाए? बाहर से दी जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और ध्यान से समझना, सक्रिय प्रतिरक्षा अधिक समय तक रहती है। सक्रिय प्रतिरक्षा जो होता है, जो खुद से एंटीबॉडी बन रहा है वो अधिक समय तक रहता है, लेकिन जो बाहर से डोज ले रहे हो उसको भाई समझ रहे हो ना, वो तो भाई कुछ समय के लिए रहेगा ना। अब आता है एंटीबायोटिक क्या होता है। ठीक है, नाम सुना ही होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित दवा होता है। ठीक है, यह बैक्टीरिया को नष्ट करती है। यह बैक्टीरिया को क्या करती है? नष्ट करती है। इसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है। भूलोगे नहीं ना, एंटीबायोटिक क्या होता है, याद रहेगा ना। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है और यह बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है। ठीक है भैया, अगला आ गया हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत। क्या है? बहुत पॉपुलर है। कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई विकासकारी कारक न हो जिनकी आवृत्ति पीढ़ियों तक स्थिर रहे यानी कांस्टेंट रहे, इसे संतुलन अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अगला आता है जीन थेरेपी। क्या है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीन थेरेपी। ठीक है, अब जीन थेरेपी क्या होता है, ध्यान से समझो। जीन थेरेपी में दोषपूर्ण जीन को सही किया जाता है। ठीक है, जीन यानी जीन के बारे में बता दिया, डीएनए का छोटा सा हिस्सा। और थेरेपी का मतलब होता है जैसे नहीं होता है कि बॉडी मसाज थेरेपी वगैरह कराते हैं, क्यों, किस लिए कराते हो भाई? सही करने के लिए, टूट फूट, पीरा दुख मतलब समझ रहे हो ना, दर्द पीड़ा। तो जीन थेरेपी में दोषपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। इसका उपयोग आनुवंशिक रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। यहां तक समझ आया। अगला है जैव उर्वरक क्या है। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जैव उर्वरक क्या होता है? जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक क्या होते हैं? जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं और ये मिट्टी की
उर्वरता बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता भी करते हैं। याद रहेगा। ठीक है, अगला आ रहा है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र लिखिए। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र लिखिए। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र मानव और मादा एनोफिलीज मच्छर में पूरा होता है। इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों चरण होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अगला है पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक क्या होता है। पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक क्या होता है, ध्यान से समझो। विभिन्न स्तरों के डीएनए को जोड़ करके नया डीएनए बनाना, विभिन्न स्तरों के डीएनए को जोड़ करके एक नए डीएनए का निर्माण करना क्या कहलाता है, डीएनए तकनीक, यानी पुनर्संयोजक क्या कहलाता है, पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक कहलाता है। भूलना मत जल्दी से, ठीक ना, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग दवाओं और हार्मोन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग दवाओं और हार्मोन बनाने में किया जाता है। यहां तक क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्तविक फल यानी ट्रू फ्रूट क्या होता है, जिसे सत्य फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य फल भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही मजा आएगा। ध्यान से समझो। कह रहा है कि जो फल केवल अंडाशय से बनता है उसे वास्तविक फल कहते हैं। जो फल अंडाशय, अब अंडाशय क्या है, अभी मैंने लड़की बनाया था ना, फीमेल पार्ट, यही था ना, ये देखो। तो अंडाशय कौन है, कलर कर देता हूं। ये जो लोटा की तरह दिख रहा है, यहां से यहां तक जो लोटा की तरह दिख रहा है, लोटा लोटा लोटा। हम लोग जब 12th का पेपर देने गए थे ना, तो एक लड़के का नाम था लोटा, हाँ, लोटा कुमार विश्वकर्मा। अरे बाप रे बाप, ये कौन सा नाम है भैया। ये जो दिख रहा है, ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा अंडाशय। ठीक है, ये है तुम्हारा क्या, अंडाशय। तो अंडाशय से अगर फल का निर्माण हो रहा है, अंडाशय से अगर फल का निर्माण हो रहा है तो उसे वास्तविक फल कहेंगे। समझ है मेरी बातें। अंडाशय से फल का निर्माण अगर हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक फल कहेंगे। ठीक ना। इसमें फूल के अन्य भागों का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हिस्सा हो गया, पुष्पासन हो गया, ये हो गया, या पत्तियां हो गई, मतलब कोई और हिस्सा यूज होता ही नहीं है अंडाशय के अलावा, बस साफ बात। ठीक है, तो कोई अन्य भाग नहीं होता है और निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होकर के फल में बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आम, टमाटर, मटर, ये सारी चीजें क्या है, सत्य फल में जाते हैं। ठीक है, फिर अगला हिस्सा आता है इसी का, आभासी फल क्या है, जिसे असत्य फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। जो फल अंडाशय के साथ साथ, ध्यान से समझो, अभी मैंने क्या बताया था, यही है ना हिस्सा, ये हो गया अंडाशय, लोटा की तरह जो दिख रहा है। इसके साथ साथ कोई और हिस्सा अगर यूज हुआ हो, इसके साथ साथ अगर पुष्प का कोई और हिस्सा यूज हुआ हो फल के निर्माण में, चाहे वो इसका पुष्पासन हो, चाहे आपका बाह्य पुष्पदल हो, चाहे बाह्य पुष्पदल हो, या फिर आपका चाहे आपका ये वाला हिस्सा हो वर्तिका, यानी कुछ भी, कुल मिलाकर के किसके अलावा, अंडाशय के अलावा कुछ और हिस्सा यूज हो, अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य भाग मिल करके अगर निर्माण कर रहे हैं फल का, तो उसे क्या बोलते हैं, आभासी फल कहते हैं। जैसे पुष्पासन का यूज होना, ये देखो पुष्पासन है ना, जिसपे पुष्प बैठता है, या अन्य भाग विकसित होकर के, इसे कृत्रिम फल भी कहते हैं, आभासी फल या असत्य फल कहते हैं। ठीक है, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, इनमें एक खासियत देखना, जो आभासी फल होते हैं, जैसे कभी नोटिस करना, सेब में, जैसे सेब अगर देखे होगे तो सेब का जो ये वाला हिस्सा होता है अंदर धंसा होता है इस तरह से, और एक डंडी अंदर तक गई होती है। यही सेम चीज नाशपाती में दिखाएगा, यही सेम चीज नाशपाती में दिखेगा, अंदर की तरफ डंडी गया होता है। सही बोल रहा हूँ नहीं, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें याद रखना आभासी फल को जन्म दे रहे हैं। क्या है, ये सब टेक्निक आभासी फल पहचानने का है। अब ईमानदारी से बताओ, यहाँ तक जितना मैंने बताया, जिस हिसाब से मैंने बताया, जिस टेक्निक से बताया, उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ज्यादा मदद मिलेगा। यहाँ से अनगिनत टिकआउट क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने बताया। छोटे मार्क्स वाले जितने क्वेश्चन होते हैं इस टाइप का एक वीडियो मैंने ला दिया। ठीक है, इसे ज्यादा से ज्यादा कमेंट में जाके हाइप पे क्लिक करना प्लीज, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, फिर देखो बायोलॉजी में 5 नंबर वाले हो चाहे चित्र वाले हो, सब कुछ वीडियो लेकर के आऊंगा। 4 से 5 दिन में क्लियर कर दूंगा, आपका चिंता करने की कोई बात नहीं है। और बाकी सारे वीडियो आते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप करिएगा, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा, और ज्यादातर लोगों का कमेंट जिस टॉपिक पे होगा उस टॉपिक पे वीडियो भी ला दूंगा। ठीक है, मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।